हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि थंबनेल देख के आपको समझ में आ चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इस साल 2024 आपके लिए ये साल जो है वो गोल्डन साल रहना चाहिए। कुछ भी करो, सिलेक्शन लेके आओ, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल 2024 की बात हम कर रहे हैं, वहां पे उसमें से भी हम जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में ज्यादातर फोकस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं कि जैसे कि कुछ शॉर्टकट्स होते हैं और शॉर्टकट्स पता होना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन सिंपल रहता है, सब लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, पर शॉर्ट या कम टाइम पे वो कैसे करना है वही हमारा बताने का काम है। नीचे भी एक पंचलाइन लिखा हुआ है कि कोर्स एक और एग्जाम्स आने वहां पे यानी कि एसएससी सीजीएल को गाइस कवर करो आप लोग, सिलेबस उसका वाला। आप बाकी सारी चीजें सीएचएसएल बोलो, एमटीएस बोलो, स्टेनोग्राफर बोलो, ऐसे बहुत से एग्जाम्स है। रेलवेज के अंदर भी यही रीजनिंग आने वाला है। रेलवे जैसे कि एएलपी के एग्जाम्स आए हुए, सेम सिलेबस कवर करने वाला है, एक ही कोर्स, वही तो बोल रहा हूँ, और सारे के सारे एग्जाम्स आपको मिलने वाले हैं गाइस। चलिए शुरुआत करते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिख रहा है अपना वाला पेपर पैटर्न दिख रहा है वहां पे, टीयर 1 का पेपर पैटर्न। टीयर 2 में जनरली ऐसा कुछ दिया तो नहीं रहता है रीजनिंग के बारे में, बट रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं। आप जब टीयर 2 की किसी भी बच्चे की वहां पे आंसर की चेक कर लेना, उसमें रीजनिंग के आपको क्वेश्चन दिखने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे दिखने वाले हैं। और वही यही सिलेबस होगा कि रीजनिंग के टोटल वहां पे 25 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स 50 रहने वाले हैं। ये गारंटेड मार्क्स रहेंगे। वो आपका इतना कॉन्फिडेंस रहेगा रीजनिंग के अंदर, एक बार आप पढ़ के तो देखिए एसएससी का रीजनिंग, वहां पे आपका खुद आप बोलोगे वहां पे कि सर ये 25 जो नंबर है, 50 नंबर जो हमारे वाले ये तो छूटने वाले हमसे वहां पे। बस इस तरीके से क्या अपने पढ़ना है सारा का सारा। जनरल अवेयरनेस भी 25 क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड भी 25 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश भी आपको रहेंगे वहां पे 25 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड टोटल यहाँ पे एक 50 मिसिंग दिख रहा है तो मैं उसको फिल कर देता हूं। तो ये 25 क्वेश्चन 50 मार्क रहेंगे, तो ऐसे टोटल 200 मार्क्स है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे। कंपोजिट टाइम रहेगा आपके पास में 1 आवर का रहेगा नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, और जो हैंडीकैप बच्चे रहते हैं उनको 60 मिनट्स के ऊपर 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिलता है सब लोगों के लिए। हैंडीकैप बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं सिर्फ, तो उनको टाइम मिलेगा 1 आवर एंड 20 मिनट्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहते हैं उनके लिए, तो आपको 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन ट्राई करने हैं वहां पे, ये बात याद रखना। अब जनरली जो पीडीएफ आपके पास सामने आएगा 2024 का आने वाला है अभी तक के सीजीएल का, तो उसके अंदर ऐसा ही कुछ आपको सिलेबस दिखने वाला है। इसी जो सिलेबस का जो पार्ट है अपना जनरल इंटेलिजेंस का पार्ट है, उसको थोड़ा सा और डिटेल में मैंने इस स्लाइड के ऊपर रखा हुआ है। गाइस देखो कि चैप्टर्स जो रहने वाले हैं, जैसे कि ये क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ये सारे मेन चैप्टर्स है वहां पे। अब क्लासिफिकेशन चैप्टर बहुत छोटा है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑड मैन आउट निकालना, दैट्स इट, चैप्टर खत्म। बातों में अब ऑड मैन आउट निकालना सबको पता है, कैसे निकालते कैसे नहीं निकालते वहां पे, तो वो बाकी चीजें अपन बाद में डिस्कस करने वाले जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं उस टाइम पे। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, सब लोगों ने देखा हुआ है टॉपिक वहां पे कि A is to B is in relationship with C is to X। एक तो ये रहता है ना, तो इतना ही पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का रहता है कि इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी पहचानो और आपके आंसर आपको मिल जाएगा। ज्यादा सोचना पड़ता है अपने को इस साइड में, बच्चे यहाँ ज्यादा सोचते हैं, वहां पे आंसर टिक करने के पीछे भागते हैं, इसलिए गड़बड़ होती रहती है। मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये इमेज वाले पार्ट है, नॉन वर्बल वाला। अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको हेडिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल की बात चालू है, वहां पे एसएससी में दोनों चीज आते हैं। बैंकिंग के सिलेबस में जनरली नॉन वर्बल की चीज अपन देखते नहीं है, इंश्योरेंस के इसमें भी अपन नहीं देखते वहां पे, बट एसएससी में देखो या फिर बाकी चीजों में भी देखो, एमपीएससी यूपीएससी में भी देखो, आपको ये सारी चीजें दिखने वाली है, ठीक है ना। डायरेक्शन की बात करते हैं तो बैंकिंग वाला ही टॉपिक है। मेजॉरिटी सब लोगों को डायरेक्शंस के बारे में पता रहता है कि कोई बंदा जो है वो पहले 5 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, फिर और 3 किलोमीटर कवर कर रहा है, राइट टर्न ले रहा है वहां पे, तो ये सारे टर्निंग्स आपको सब चीजें पता है। ब्लड रिलेशन में भी आप लोग डायग्राम बनाते हो, जैसे कि ए इज ब्रदर ऑफ बी दिया हुआ है, तो ये पहला टाइप है इसके अंदर। सेकेंड टाइप ब्लड रिलेशन का आता है, कोडेड वाला आता है वहां पे कि ए डिवाइडेड बाय बी मींस ए इज ब्रदर ऑफ बी, ऐसे कोडेड वाले क्वेश्चंस आते हैं। एंड तीसरा मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिकेशन ब्लड रिलेशन, कि इंडिकेशन ब्लड रिलेशन में भी 3 टाइप आते हैं वहां पे, कि जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड, फोटोग्राफ देखते हुए कि आदमी बोल रहा है कि ये जो है, ठीक है ना, ये मेरे भाई के पापा के वाइफ का बेटा है, ठीक है ना। तो ऐसा जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा इसको कहते हैं इंडिकेशन ब्लड रिलेशन। उसमें भी 3 टाइप है, वो 3 टाइप क्या है अपन डिटेल में बाद में जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देखने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग जनरली यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग, और ये सीरीज अलग है, ठीक है। नंबर सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नंबर सीरीज भी हार्डली यहाँ पे रीजनिंग में ही दिया गया है सिलेबस में इसके वाले, बट मैथ्स जो है जनरली उसमें भी आपका नंबर सीरीज कवर होने वाला है। यहाँ पे सीरीज के साथ लेटर सीरीज, नंबर सीरीज का कॉम्बो रहता है वहां पे दिया हुआ, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग जो नॉर्मल अपना बैंकिंग वाला है वैसे वाला ये वहां पे दिया हुआ है। क्यूब एंड डायस भी सब लोगों को पता होगा कि जो क्यूब रहता है अपोजिट फेसेस पूछते हैं वहां पे, या इसमें और एक टाइप रहता है वहां पे कि क्यूब को अगर हम इक्वल पार्ट में एन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वहां पे, तो कितने क्यूब के ऊपर 2 साइड फेसिंग आती है, कितने क्यूब के 3 साइड फेस कलर रहते हैं,
हैं, कितने क्यूब के एक भी साइड कलर नहीं रहता है अगर क्यूब को आउटर साइड से कवर करते हैं अपन, तो ऐसे क्वेश्चंस वहां पे रहने वाले हैं। फिगर कंप्लीशन रहती है कि जनरली फिगर जो रहती है आपके पास में ऐसा दिया रहता है डायग्राम में, वहां पे यहाँ तीन ब्लॉक्स में फिगर दिया रहता है, चौथे ब्लॉक जो रहता है ये वाला ये क्वेश्चन मार्क का रहता है, तो यहाँ पे अपने को इस फिगर को कंप्लीट करना पड़ता है। नेक्स्ट पेपर फोल्डिंग है, पेपर कटिंग, ये भी सब लोगों को पता है कि पेपर को पहले फोल्ड करते हैं, पंच लगाते हैं वहां पे, ठीक है ना, होल्स रहते हैं वहां पे, या डायग्राम में कट किया जाता है, उसको जब अपन ओपन करते हैं वहां पे, ठीक है ना, अनफोल्ड करते हैं वहां पे, तो उस टाइम पे आंसर की डायग्राम क्या बनेगी हमें ये बताना पड़ता है। नेक्स्ट सिलेबस में जो दिख रहा है अपने वो टॉपिक वहां पे कौन सा है, वेन डायग्राम एंड सोलोजम। वेन डायग्राम अलग है, सोलोजम अलग है, ये दो अलग अलग टॉपिक है, ये बात याद रखना वहां पे, ओके। कि जैसे कि आप वेन डायग्राम को आपके लिए दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बायो, जू, ठीक है ना, एंड मैं यहाँ पे देता हूँ बॉटनी, ठीक है ना, ये तीन नाम दिए हुए, ये तीन नाम को इनमें से कौन सी डायग्राम स्पेसिफाई करती है, तो वहां पे अलग अलग टाइप के डायग्राम्स दिए रहेंगे वहां पे, जैसे कि ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ये ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। तो राइट नाउ हमें इतना समझ में आ रहा है कि बायोलॉजी जो है इसके दो पार्ट्स अपन बोल सकते हैं वहां पे, एक है बॉटनी और दूसरा है जोलॉजी। तो ये है आपका वाला बायोलॉजी वाला सेट और ये बॉटनी और जोलॉजी वाला ये सेट बन जाएगा, तो इसका आंसर ये वाला डायग्राम आएगा, ये वेन डायग्राम है। और सोलोजम तो सबको पता ही है, सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट रहते हैं, कंक्लूजन्स रहते हैं वहां पे, तो इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है, वो सब चीजें उसमें रहती है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसका नाम हो सकता है या मैथमेटिकल रीजनिंग हो सकता है, जैसे कि प्लस मींस माइनस, माइनस मींस डिवाइडेड बाय, और उसके बाद में एक इक्वेशन दिया रहता है वहां पे, ठीक है ना, पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन का एक इक्वेशन दिया रहता है, तो चेंजेस करके सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना पड़ता है, मैथमेटिकल पार्ट बन जाएगा पूरा का पूरा। लॉजिकल रीजनिंग, कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, आर्गुमेंट, ये सारी चीजें इसके अंदर आने वाली है। डिसीजन मेकिंग में बैंकिंग वाला ही है, ऑर्डर रैंकिंग भी बैंकिंग वाला ही दिया हुआ है, ठीक है। चेंजेस कहां पे आते हैं, तो ऐसी चीजों में आते हैं कि एम्बेडेड फिगर, ठीक है ना, कि एक बड़ा सा फिगर दिया रहता है, उसके अंदर इनमें से कौन सा फिगर वहां पे रहता है, उनमें से कौन सा फिगर वहां पे दिया गया था। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कोई भी एक फिगर अगर अपन बना लेते वहां पे, ऐसा वाला एरोज बनाते वहां पे, बीच में मैं ऐसे सर्कल बनाता हूं, एक डायग्राम ऐसे दी हुई है, ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन में से इनमें से कौन सी फिगर वहां पे दिख रही है वहां पे, तो आपको ये वाला पार्ट इसके अंदर दिख रहा है क्या कहीं पे, तो वो होता है, ठीक है, ये डायग्राम इसके अंदर एम्बेड है कहीं ना कहीं, तो भी वो पता लगाना पड़ता है हमें वहां पे। उसके बाद सिंबॉलिक ऑपरेशन वहां पे दिए हुए, वर्ड रीअरेंजमेंट भी दिया हुआ है, डिक्शनरी के ऑर्डर में अपने को वर्ड्स को लगाना पड़ता है, ये चीजें वहां पे दी हुई है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं वहां पे, बस आपको जो बड़ा से क्वेश्चन रहेंगे वहां पे वर्ड जो रहते हैं ना वो बड़े बड़े रहते हैं, शुरुआत के 5-6 लेटर तो कॉमन ही रहते जानबूझ के, ताकि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। क्लॉक्स एंड कैलेंडर, विदाउट शॉर्टकट ये टॉपिक हो ही नहीं सकते वहां पे, कि जैसे कि घड़ी में बजे हुए आपके 11 बजे हुए, तो दोनों के बीच का दोनों हैंड्स के बीच का एंगल कितना होगा वहां पे, सेंट्रल एंगल पूछेगा या रिफ्लेक्स एंगल पूछेगा, वो देखा जाएगा। तो ये तो मैंने एक ही टाइप बताया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन बताया मैंने वहां पे, इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट काउंटिंग फिगर्स रहेगा वहां पे, कि ये एक यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके अंदर कितने टोटल ट्रायंगल्स होंगे वो बताओ वहां पे, काउंटिंग रेक्टेंगल, काउंटिंग स्क्वायर, काउंटिंग सर्कल, ठीक है ना, जो भी है वो काउंटिंग फिगर्स के अंदर वो आने वाला है। उसके बाद में गाइस देखो कि ये ऑर्डर नहीं कि अपना बैंकिंग वाला ही वहां पे, ठीक है, वापस से आया शायद से ये, एंड उसके बाद में रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, सीरीज नहीं है वो, एक रिपीटेड सीरीज है वहां पे, जैसे कि ए डैश बी, ए डैश सी, ऐसे डैश रहते हैं उसके अंदर, तो डैश के वैल्यूज जो है वो हमें निकालना पड़ता है। जिन्होंने इसके पहले कभी देखा होगा रिपीटेड सीरीज, उनको समझ में आता होगा कि वो क्या चीज है, तो ठीक है, शायद मैंने एक क्वेश्चन लिया भी है रिपीटेड सीरीज का, वो सामने आपको इनकाउंटर होने वाला है। चलिए आते, अब मेरे सामने दिख रहा है एक मिरर इमेज का क्वेश्चन दिख रहा है, तो जनरली जिस क्वेश्चन मिरर इमेज जब मेरे सामने आता है ना, तो मैं पेन या पेपर का यूज करता ही हूं। हालांकि अपने को सबको समझ में आता है कि अगर ये ए है, ठीक है ना, यहाँ अपन ने मिरर रखा हुआ है, तो इसका मिरर इमेज ए ही दिखता है। जनरली हम ए का क्या करते हैं, लेफ्ट का राइट करते हैं मिरर इमेज में, और वाटर इमेज में अपन क्या करते हैं, टॉप का डाउन और डाउन का अप करते हैं। फॉर एग्जांपल रफ पेज आपको दिया रहता है, पेन आपको दी रहती है, बस ये जो डायग्राम है ना छोटी सी, तो जो डायग्राम मैंने ऐसे रफ पेज के ऊपर मार्क कर लिया, आप 2 मार्क करो सिर्फ, चलता है वहां पे, इतनी सब चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है, आप छोटी डायग्राम मार्क करना इतनी सी वहां पे रफ पेज के ऊपर, बट उसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना, बोल्ड ऐसे दबा के बनाना पेन से वहां पे, ओके। और जब इसका मिरर इमेज पूछता है ना, तो उसको लेफ्ट का राइट कर देना, तो ये जो आंसर रहेगा ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, और डायरेक्टली देख के आंसर टिक करो। सोचने में टाइम पास करने से अच्छा है कि देखने में, जल्दी देख के आंसर निकालो वहां पे। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ये 2 की बात भी करते हैं, तो जब मिरर इमेज होता है तो 2 आपका ऐसा दिखता है वहां पे, इतनी चीजें बच्चों को समझ में आ जाती है। तो मिरर इमेज में याद रखो कि लेफ्ट का राइट करें। इसी का अगर मुझे वाटर इमेज निकालना रहता तो यहाँ पे वहां पे आपको एक ऐसा बताया जाएगा कि यहाँ वाटर इमेज निकालो, तो ये आपका वाला क्वेश्चन है, और ये इसका वाला वाटर इमेज, चैप्टर खत्म।
ठीक है ना। एक से एक शॉर्टकट है गाइस अपने पास में, बस आप एक बार पढ़ के तो देखो सारा का सारा सिलेबस, एक कोर्स सारे के सारे पेपर्स, ठीक है। लेट्स गो गाइस, अगले आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका रिपीटेड सीरीज का, जो मैं बोल रहा था वहां पे। अब रिपीटेड सीरीज के भी बहुत से अलग अलग टाइप है। सबसे बेसिक जो शुरुआत होता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने पड़ते हैं, ये चीजें पता होना गाइस अपने को, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये कितने एलिमेंट्स है, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। जनरली 12 एलिमेंट्स होते हैं, तो 12 के फैक्टर 3 4 जा अपन देखते हैं 3 और 4, तो अपन 3 3 के या 4 4 के 3 ग्रुप ऐसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे देखूंगा कि अगर मैं यहाँ पे 3 3 के अगर मैं ग्रुप बनाता हूं, तो ग्रुप के एंड पॉइंट या स्टार्टिंग के पॉइंट कुछ ना कुछ तो आपको आंसर वो खुद ही क्वेश्चन बताते रहेगा। जैसे कि इसका पॉइंट है बी, लास्ट पॉइंट, ठीक है ना, और इसका लास्ट पॉइंट क्या है, ए, यानी कि ये दो चीजें सेम सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो ये दोनों सेम हो सकता है, वहां पे ऑल्टरनेट भी रहता है। वो पैटर्न जब अपन सारे के सारे पैटर्न देख लेंगे ना, तो आप उतना सोच पाओगे, आपकी सोच उतनी आगे आगे जाएगी वहां पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसका एंड पॉइंट है बी और सेकंड मिडिल पॉइंट भी बी है, तो यानी कि यहां पे कुछ तो भी सेम है, यहां कुछ तो भी सेम आने वाला है, और इन दोनों में भी सेम आने वाला है यहां पे। अब एक क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है कि अगर इन दोनों में सेम है, लास्ट का पॉइंट बी कॉमन दिया हुआ है, तो यहां पे जो ए है वो इस पॉइंट पे आने वाला है, यानी कि 1 2 3, तीसरे पॉइंट की जगह पे क्या आने वाला है, ए आने वाला है। तो मेरा पहला कोशिश ये रहता है कि मैं तीसरे ऑप्शन में ए कहां पे है वो पता लगाऊं। तो ये तो ऐसे कट गया यहाँ पे देखने के बाद में, ये भी रहेगा ऑप्शन में, और ये सारी चीजें कट चुकी है। अब लगे तो आप पुट करके देखो, या आपको जैसा चाहिए वैसा देखो वहां पे, ठीक है। आप समझो ये ऑप्शन में पुट करना चाहता हूं, पहला पॉइंट बी है, नेक्स्ट पॉइंट भी बी है, यहां पे जैसे मैंने बी पुट किया और यहां पे मैंने बी पुट किया, और लास्ट में क्या है वहां पे दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है। गाइस ये ग्रुप सेम सेम दिख रहा है मुझे बताओ। अभी यहाँ पे ये है बी बी ए और ये भी है आपका बी बी ए, और यहाँ पे देखो ए बी बी और यहाँ पे डबल ए बी है। इसके कारण क्या हुआ कि ये दो ग्रुप सेम नहीं दिख रहे वहां पे। अगर ये ऑप्शन नहीं तो यही आंसर रहता है। इतना सोचने की जरूरत नहीं है और उतना वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन से भी आंसर निकालते आना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन, और वो ऑप्शन आपको सपोर्ट के लिए दिए हुए, सिर्फ टिक करने के लिए दिए हुए नहीं है, इसका भी यूज किया करो इस पे, ओके। सो और ये चीज मैं जो बोल रहा हूं ना, ये इंग्लिश में भी काम में आएगा, मैथ्स में भी काम में आएगा। बस आपका लॉजिक लगना चाहिए कि यार इस क्वेश्चन को मैं ऐसे के वैसे भी कर सकता हूं, तरीके पता होना हमें। अब नेक्स्ट कैलेंडर का क्वेश्चन आया हुआ है कि टुडे इज वेडनेसडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 91 डेज। एक छोटा सा टाइप लिया मैंने वहां पे कैलेंडर्स का। एक बात मुझे बताओ कि जैसे कि मैं बोलता हूं कि 7, ठीक है ना, कैलेंडर एक वीक बोला जाता है, वीक में 7 डेज बोला जाता है। एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 7 दिन बाद वही सेम डे आता है, ये बात याद रखो। आज मंडे, 7 दिन बाद क्या आएगा, मंडे आने वाला है। चलो साथ में आज अपन यही ले लेते हैं ना, वेडनेसडे ले लेते हैं, मंडे का, कि आज वेडनेसडे, 7 दिन बाद वेडनेसडे आता है। तो 7 दिन बाद वेडनेसडे आता है तो 14 दिन बाद भी वेडनेसडे जाता है। दैट मीन्स 7 या 7 का मल्टीपल जो है, तो उसके बाद में सेम डे आता है। ये छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, ये बेसिक शॉर्ट ट्रिक है जो सबको पता होनी चाहिए या पता रहती है, बस वो टाइम पे क्लिक नहीं होती है। तो मुझे बताओ, क्या 7 के टेबल में कहीं ना कहीं, तो भी 70 के बाद में बोल रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं 91 आता है? टेबल सिर्फ 10 तक के नहीं होते, और भी सामने होते हैं, आप चेक किया करो वहां पे, बिल्कुल होता है वहां पे, ओके। सो 13 7 91 अपन देख लेते हैं वहां पे, यानी कि 91 डेज के बाद बोलो या 7 दिन बाद बोलो, आंसर वही रहेगा। 14 दिन बाद बोलो, 28 दिन के बाद बोलो, 35 दिन के बाद बोलो, आंसर वही रहने वाला है। दैट मींस आज वेडनेसडे है, और अगर ये भी 7 का मल्टीपल है, तो आंसर में भी कौन सा रहेगा, नेक्स्ट 91 डेज बाद में भी वेडनेसडे ही रहने वाला है। छोटे छोटे से एक ट्रिक बता रहा हूं पूरे चैप्टर के बारे में, ठीक है ना। कुछ भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, बस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन और उसके कितने टाइप्स है ना, वो थॉरो नॉलेज हमें उसका होना चाहिए, ठीक है। लेट्स आते हैं काउंटिंग फिगर्स का। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्टार, ये क्वेश्चन में जनरली काउंटिंग फिगर्स जब ट्रायंगल काउंट करते हैं ना, सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये लेता हूं, ठीक है। और ये पेपर में मेजॉरिटी आया हुआ है, मेजॉरिटी। इसकी शॉर्ट ट्रिक इतनी है कि आपके पास में ये जो ऐसा एक स्टार दिख रहा है, छोटा मोटा सा स्टार के एंड पॉइंट यहाँ 5 है, 6 भी है, अलग वाला स्टार 7 भी आया, तो कुछ नहीं है यहाँ पे एंड पॉइंट्स कितने हैं उसके वाले 1 2 3 4 5 है क्या, इसका शॉर्टकट है, इसका आंसर 10 टिक कर देने का। 6 आए क्या, 12, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक है ये वाली चीज है, 5 दिखाना ही कि 10 टिक कर देने का वहां पे। समझ में आया क्या? बच्चे बाद में मुझे बोलते हैं वहां पे, सर हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते क्या वहां पे कि ये 1 ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल, ये 4 ट्रायंगल, ये 5, हमें तो 5 ही दिख रहे बोलते वहां पे, 10 कहां से लाया वहां पे। बाद में वहां पे बड़े बड़े जो ट्रायंगल्स है ना, वो बड़े बड़े ट्रायंगल्स भी देखना पड़ता है। जैसे कि ये देखो, ये वाला एक बड़ा सा ट्रायंगल बनता है वहां पे, ठीक है, ये एक वाला, ये बड़ा वाला, तो ऐसे और 5 है वहां पे, और 5 पता लगाओ, नहीं तो मेरे शॉर्ट ट्रिक्स फॉलो करो। 5 का डबल 10, ठीक है। लेट्स
क्यूबन डायस बहुत ही बढ़िया टॉपिक है एंड बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट्स है इसके अंदर। जनरली जो मैं एक शॉर्टकट सबको फॉलो करने का लगाता हूं, एक तो एलिमिनेशन मेथड फॉलो करो या क्लॉकवाइज में फॉलो करो, मैं ऐसा बोलता हूं। वहां पे इसके भी अलग अलग टाइप है, मैंने जैसा मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। सो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जर्व द डायस, two positions of the dice are shown, then 4 is at the bottom, जो 4 नंबर जो है वो बॉटम पे है ऐसा उसने दिया हुआ है, then what will be the number on a top। सीधी सी बात है, अगर 4 बॉटम में दिया हुआ है तो टॉप मतलब उसका अपोजिट फेस आपको निकालना है, ठीक है ना। अपोजिट फेस की बात है, मैं ज्यादातर डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा वहां पे उसके, लेकिन अब अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहते हो या फिर और भी वही दूसरे शॉर्टकट लगाना चाहते हो, जैसे कि पोजीशंस के ऊपर भी आता है। फॉर एग्जांपल ये पोजीशन वाली शॉर्टकट, जैसे कि ये देखो, ये वाला पोजीशन वाला है, अगर टॉप फेस पे 1 है, यहाँ पे भी 1, ठीक है ना। ये दोनों अगर टॉप फेस पे सेम नंबर है और सेम पोजीशन है उन लोगों का, तो ये जो रहता है ना फ्रंट फेस और ये साइड फेस, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है उसका वाला, ठीक है। कि यहाँ पे देखो 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा 5, 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा 6, अब बचा कौन है फिर, 1 के अपोजिट में 4 बचा हुआ है, यानी कि 4 का अपोजिट जो क्या रहने वाला है वो 1 रहने वाला है। ये पहली ट्रिक है। दूसरी ट्रिक, अगर आप चाहते होंगे कि सर मुझे वो क्लॉकवाइज वाली भी बात बताओ, तो मैं बताता हूं कि ये जो डायग्राम है ना, 1 से शुरू करो और क्लॉकवाइज में जाओ। क्या पढ़ा आप लोगों ने, 1 2 3, यहां पे भी 1 से शुरू करने का, क्लॉकवाइज जाने का, यानी कि 1 6 5, ठीक है ना। अब 1 का अपोजिट 1 तो कभी होता नहीं है, बचा हुआ नंबर यहां लिख देने का, वो 4 है, वो 4 का अपोजिट क्या है 1। आप बोलो कितने ट्रिक्स चाहिए वहां पे, वो मेरा काम है कि कम टाइम में कैसे आए। जब तक के नहीं समझ में आएगा तब तक के हम पढ़ाते जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद बच्चों को अपने आप से समझ में आ जाता है वहां पे, बस टाइम पे कौन सा ट्रिक कब यूज करनी है वो आपको समझ में आना चाहिए। दैट्स ऑल गाइस। क्वेश्चन आया हुआ है क्लॉक्स का। अब क्लॉक का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखो क्या बोल रहा है, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज द टाइम 8 o'clock, यानी कि ये फास्ट क्लॉक, स्लो क्लॉक, एक्यूरेट क्लॉक वाला टाइप है। क्लॉक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो ठीक है। अब एक्यूरेट क्लॉक जो है वो कितना टाइम दिखा रही है आपको, सुबह के 8 बजे है, क्या शाम के 8 बजे, वॉट एवर मे बी इन द मॉर्निंग। अच्छा मॉर्निंग दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, फाइन। Through how many degrees will the hour hand rotate when the clock shows 2 o'clock in the afternoon? Fine, ठीक है। सुबह के 8 बजे हुए, बाद में क्या बजने वाले, 2 बजने वाले। और एक बात बताओ कि जब वो बोल रहा है कि जब आफ्टरनून के 2, मैं सिर्फ और सिर्फ आर हैंड की बात चालू है, आर हैंड जो है ये ऐसे 8 बजते हैं, तो थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूं ना कि आप लोग जो है ना ये मिनट हैंड की तरफ ध्यान मत दो, आप लोग सिर्फ किस पे ध्यान देना, आर हैंड के ऊपर। और जब घड़ी में 2 बजते हैं, ठीक है ना, लगे तो मैं आपके लिए यहाँ पे 2 बजा के बताता हूँ, या ऐसे 2 बजते, वापस से बोल रहा हूं मैं, हमें ध्यान इसके ऊपर देना है। और जनरली 8 का अपोजिट क्या होता है गाइस, 2 होता है, यानी कि आर एंड जो है वो यहां से यहां जाने वाला है, यहां से यहां जाएगा, और वो क्या कितने वाला डिग्री कवर करने वाला है, वो एक सेमी सर्कल कवर कर रहा है। सेमी सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा वहां पे, 180 डिग्री कवर करने वाला है सेमी सर्कल। कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि सर अभी 8 बजे हैं, थोड़ी देर के बाद 9 बजने वाले, मतलब कि इतना डिग्री वो कवर करने वाला है 1 घंटे में। 1 घंटे में वो कितना डिग्री कवर करेगा, वो 30 डिग्री। तो टोटल 8 के बाद 6 मतलब कि 6 आवर्स में, तो 1 घंटे में 30, तो 6 आवर्स में 180। कैसे भी करो, आई डोंट केयर, मुझे बस आंसर से मतलब है, मुझे बस आपका आंसर चाहिए। कुछ बच्चे तो स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला भी टॉपिक लगाते हैं वहां पे, ठीक है, कि टाइम कितना घंटे का हो रहा है वहां पे, 6 आवर्स हो रहा है, 6 आवर्स को, और उसकी स्पीड जो रहती है वो रहती है हाफ डिग्री पर मिनट की स्पीड रहती है। तो 6 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 6 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना जरूरी है ना वहां पे। तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पे 30, देखो ना ये वाला क्या चीज है, इसका भी आंसर कितना आने वाला, 180 ही आने वाला है, ठीक है ना, कि उसका जो 6 आवर्स टाइम दिया हुआ है और ये स्पीड दिया हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस, वो डिग्री मतलब डिस्टेंस होता है टाइम एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स में। तो एक क्वेश्चन को मैं टाइम एंड डिस्टेंस से भी कर रहा हूं, या फिर मैं पर 1 आवर के हिसाब से भी आंसर निकाल के दिखा रहा हूं, या डायग्रामेटिकली बोलो आप, वहां पे अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स है, बस आपको समझना जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लास्ट स्लाइड हमारे दिख रही है, वहां पे ये भी क्लॉक का क्वेश्चन दिख रहा है, द रिफ्लेक्स एंगल। अब क्वेश्चन कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल का। बच्चों के पास में शॉर्टकट होती है सेंट्रल एंगल की। सेंट्रल एंगल का शॉर्टकट रहता है 30a - 11/2 टाइम्स ऑफ b की बात आती है, ठीक है, जिसमें से a का मतलब ये होता है 10 एंड b का मतलब होता है ये 25। मैं यहाँ पे पुट करता हूं 30 × 10 - 11/2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे b की मतलब कितना दिया हुआ है यहाँ पे 25 मिनट, जितने मिनट है मतलब वहां पे मिनट वहां पे पुट करना है, सीधा सीधा वहां पे, ओके। उसके बाद मुझे बताओ 30 10 कितना आता है गाइस, यहाँ पे
300 आ जाता है। उसके बाद में ये चीज आप 25 इंटू 11 भी पहले कर सकते हो, उसके बाद में उसका हाफ दिया हुआ है, ठीक है ना, वॉटएवर जो भी आप चाहते होंगे वैसे करना वहां पे। तो 25 वन जा 25, मैंने 5 लिख दिया वहां पे, 2 कैरी कंसिडर किया हुआ है। अगेन 25 वन जा 25 प्लस मैंने कितना था कैरी अपना 2 था वहां पे, मैंने कि ये कितना होने वाला 27/2 ऐसा है, ठीक है। अब और मुझे बताओ गाइस, यहाँ देखो कि अपन इसको कैसे सॉल्व करते हैं वहां पे कि 300 में से, ठीक है ना, ये देखो ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्शन कर सकते हैं वहां पे कि 300 2 600 एंड 600 में से 200 गया, 400 बचे, 400 में से और 75 निकाल लेने का वहां पे, ओके, यानी कि कितना बचेगा वहां पे 325 डिवाइडेड बाय 2। आप पहले इसका आधा कर लो, उसके बाद में फिर वहां पे इसमें से माइनस कर देना, आपकी मर्जी, आपको जैसे करना वैसे करना वहां पे, ओके। सो 325 डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं करता हूं वहां पे, ओके, सो सीधी सी बात है यहाँ पे इसको इससे काटो, ठीक है ना, देखो क्या आता है 3 1 जा 3 आता है वहां पे, ओके। और ये बात, ये सेंट्रल एंगल निकल रहा है, सेंट्रल एंगल जो भी आएगा वैल्यू वहां पे वो 180 के नीचे आता है। आपको रिफ्लेक्स एंगल पूछा हुआ है, उसको 360 माइनस करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा वहां पे, ओके। सो 2 1 जा 2 1 बचा हुआ है यहाँ पे, ओके, 12 आ गया, यहाँ पे आएगा 6 जा और 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5। अब ऑब्वियसली बात है 180 में से, ठीक है ना, या फिर 180 से इसका डिफरेंस पहचानो, ठीक है ना, 162 180 18 का डिफरेंस है, यानी कि 180 में 18 ऊपर भी कर देना अपने को सीधा सीधा। आप ऐसा भी सोच सकते थे वहां पे कि 180 प्लस 18 मतलब 198 के आसपास वाला कोई ना कोई भी आंसर आने वाला है। लॉजिकली ओरली अगर आप निकालना चाहते होंगे तो, नहीं तो आपके पास वही फॉर्मूला है कि रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल्स टू 360 माइनस से सेंट्रल एंगल, ये सबट्रैक्ट करते हो बैठो, उसका आंसर वो आ जाएगा। इतना भी कर सकते थे वहां पे कि अगर ऑप्शन अपन ये 360 जीरो है, जीरो में से ये 2.5 भी निकालता हो तो 7.5 बचता है, मुझे ये भी समझ में आना चाहिए। अलग अलग ट्रिक कुछ भी आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, बस मुझे आंसर चाहिए। मेरा काम है हर एक चीज आपको बता के रख देना है, और इस तरीके से अपन एसएससी का सिलेबस भी देखने वाले हैं, वन कोर्स। आप रेलवेज बोलो, एसएससी बोलो, व्हाटएवर में भी कोई भी एमपीसी यूपीसी वाला रीजनिंग बोलो, वहां पे सारी चीजें आपके कदमों तले। बस 2024 का गोल्डन ईयर बनाना है, 25 में आपको सिलेक्शन लेके हमें बताना है कि सर आई गॉट सिलेक्टेड। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू वेरी मच।